हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो मैं ऑलरेडी 5 क्लास ईवीएस के डाल चुकी हूँ। ये मेरा 6 क्लास है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं है, चाहे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे रेशम का कीड़ा, सिल्कवर्म के बारे में। तो रेशम के कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेती है। तो रेशम के जो कीड़ा होता है अपनी मादा की गंध से उसको कई किलोमीटर दूरी तक पहचान लेता है। चूहों को देखने की क्षमता कम है, लेकिन सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पक्षी केवल अंडे के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो वो घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पे, जमीन पे, पानी में। अधिकतम पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय पे 2 अलग अलग चीज़ों के एक साथ देख लेती है, यानी उन पे नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है और बिल्कुल सामने देखते है। इनकी दोनों आँख एक चीज़ पे होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो ज़्यादातर पक्षी के जैसे हम लोग के आँख में पुतली है तो उन लोगों की उनकी नहीं होती है। उनको अगर तिरछा देखना है तो गर्दन भी तिरछी करनी पड़ती है। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करती है और उनको गर्माहट भी देती है। नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालती है, जैसे उड़ के आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ होती है, ज़मीन पे चलने वाली की दूसरी आवाज़ होती है। तो कुछ पक्षियों के देखिए अलग अलग आवाज़ होती है, जैसे कोई उड़ के हमला करता है तो उसके लिए अलग आवाज़ है, और कोई ज़मीन से रेंग के चल के आता है उसके लिए अलग होती है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं के मदद से सुनता है। पक्षियों की आंखों के आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंख साफ देखने में मदद करती है, उड़ते हुए टकराने से बचाती है, दूर से शिकारी की पहचान और पकड़ने की मदद करती है। पक्षियों की आंख स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। पक्षियों के पंख दोनों ओर मुलायम भाग बार्ब कहलाता है। बार्ब रेचिस की शाखाएं होती है जो पंख की कलम की ऊपरी हिस्से से निकलती है। बार्ब में एक छोटी शाखाएं होती है जिन्हें बार्बुल कहते हैं। बार्बुल में हुक शेफ्ट बार्बिकल होते हैं जो पंख को सुडौल और मजबूत बनाते हैं। रेचिस क्विस और केलेमस पंख के अन्य हिस्से हैं, परंतु वो मुलायम नहीं होते हैं। रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है जो कलम से निकलकर पंख का पतला, सीधा और मजबूत हिस्सा बनाता है। कीवल पंख की कलम सबसे मोटा, सख्त और सपाट होता है जो पक्षी के त्वचा में सम्मिलित होता है। केलेमस पंख की कलम का सबसे नीचे सपाट और पारदर्शी हिस्से होते हैं जो पक्षी की त्वचा के संपर्क में नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी के एक पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके कलरफुल मुंह के पास है, रेड भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, इसके पैर रेड है। तो ये बसंत गौरी है। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में ही घोंसला बनाता है। तो आपको याद रखना है, बसंत गौरी और कठफोड़वा दोनों जो है पेड़ के तना में अपना घोंसला बनाता है। शक्करखोरा को देख सकते हैं, इसको कहते हैं सूर्य पक्षी। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनी, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बना होता है। तो शक्करखोरा के अंश पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनता है। उसके बाद है दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडा देती है। जैसे कि आप
पिक्चर में देख सकते हैं। वो अपने चोंच से सी लेती है और इसको दर्जन चिड़िया करते हैं कहते हैं। चीलबाज और गीद। चीलबाज गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गीद मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार उनके घोंसले तोड़ देते हैं। मतलब कौवे, बिल्ली, चूहे जो होते हैं वो मौके देख के अंडे चुराते हैं और कई बार उनकी अंडे तोड़ देते हैं। नर वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखती है और जो घोंसला उनको ज़्यादा पसंद आता है तो उसमें वो अंडे देती है। तो देखिए नर वीवर पक्षी का कितना मान सम्मान है। वो अपने अंडे देने के लिए अपना घर को चूज करती है, मतलब घोंसले को चूज करती है और उसको जो अच्छा लगता है उसी में अंडा देती है। अब है पाक्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। पाक्ता को आप देख सकते हैं कबूतर की तरह थोड़ी दिख रही हैं और ये कांटों के बीच कैक्टस जो नागफनी होते हैं कांटों के बीच अपना घर बनाती हैं। उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें इंसान की तरह सिर के सामने होती है, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंख सिर के दोनों ओर होती है। अब हम देखेंगे मैना के बारे में। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कलचीरी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन रोबिन कलचीरी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो याद रखेंगे कलचीरी जो होती है वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनके चोंच अंदर से लाल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवा पेड़ के ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। कौवा अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपना अंडा के साथ साथ कोयल को अंडा को भी सेता है। तो कौवा जो होता है वो अपना अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को सेवता है। वो कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा अपना अंडा समझ के उसका भी अंडा सेता है। गौरैया जो होती है अक्सर आपके घर के आसपास दिखती है, आपके आंगन में दिखती है। अब तो गौरैया बहुत कम आती है, पहले मेरे आंगन में बहुत आया करती थी। गौरैया जो होती है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, चाहे जो गांव के घरों में वेंटिलेटर होता है उस पर भी अपना घोंसला बनाती है। और गौरैया बहुत अच्छी चीज़, बहुत प्यारी पक्षी होती है जो कि अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो रही है। उसके बाद कबूतर पुराने मकार खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। साइबेरियन सारस एक प्रकार का सारस पक्षी है जो साइबेरिया की आर्कटिक टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी प्रवासी होता है। साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ भी ही रहते हैं। यह प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में मिलते हैं। वे गर्म स्थान पर प्रजनन करते हैं। वे गंभीर रूप से खतरों में भी उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो ये साइबेरियन सारस जो होती है ये सामाजिक पक्षी है और ये जब भी प्रजनन करती है तो साथ में रहती है दो जोड़े, और ये साइबेरिया आर्कटिक टुंड्रा में निवास करती है और ये पक्षी प्रवासी होता है।
मगरमच्छ के 2 छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छिद्र जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंग से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन भी बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, नहीं तो इनके और चूहे के दांत बढ़ते जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीली होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय के आगे के दांत जो होते हैं पत्तों को चबाने के लिए, काटने के लिए होता है। दांत पीछे चापटे और बड़े होते हैं जो घास के चबाने के लिए होते हैं। पक्षियों के चोंच, बाज, चील, गीद जैसे मांसाहारी पक्षियों के चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज को दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य जीवों, छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षी की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंद प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, फ्लेमिंग, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि की अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे के बारे में पढ़ेंगे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने के उनकी मदद करती है, जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। ऐसे हंस मेरे भी हैं, राजहंस, उसके भी पैर ऐसे ही हैं। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियों और पीछे एक गुठली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के। देखिए, पानी में तैरने वाले झिल्लीदार होते हैं और पैर पर टहनियों पर बैठने वाले के लिए फैली और अंगुलियां और 3 अंगुलियां फैली और पीछे एक गुठली की तरह होती है। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगों और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों के शिकारी आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ है और तेज नाखून वाले होते हैं, शिकार पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गीद, बाज, उल्लू के पैर। तो उनके पैर मजबूत पंजा होता है और तेज नाखून वाले होते हैं और शिकारी पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। अब जीवों द्वारा जाने वाली प्रक्रिया शीत स्वाप, हाइब्रनेशन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने के लिए ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए उसकी अपनी हृदय गति को धीमा कर देता है। हाइब्रनेशन के दौरान जानवरों के शरीर के तापमान गिर जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमा हो जाते हैं और काम चलते हैं और कुछ अन्य जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं और बसंत तक नहीं उठते। ऊर्जा के संरक्षण और कठोर परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ जानवर ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए भालू, चमगादड़, गाउंड हॉग हाइबरनेशन करते हैं। तो हाइब्रेशन के बारे में आप पता चल गया। ये ऊर्जा बचाने के लिए ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रह सकते हैं। अब है झंकारना।
शरीर के कुछ हिस्सों में आपस में रगड़ कर ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया झंकारना है। यह व्यवहार ज़्यादातर कीड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन अन्य जानवर जैसे मछली, सांप, मकड़ी भी ऐसे करते हैं। उदाहरण के लिए झींगुर, टिड्डे और सिकाडस है। झाड़ना यह वह तरीका है जिसमें एक जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के हिस्से को वर्ष के विशेष समय पर या अपने जीवन चक्र में छोड़ देता है। इसमें एपिडर्मिस, पेलेंस या अन्य बाहरी परत को छोड़ना शामिल हो सकता है। कुछ समूहों में शरीर के अन्य अंगों में छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सांप, छिपकली, उभयचर और कीट निमोचन। तो ये हो गया झाड़ना। यह तरीका है जिसमें जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के कुछ हिस्सों के एक वर्ष के समय पर मतलब जीवन चक्र छोड़ देते हैं। त्वचा वगैरह बहुत लोग के गर्मी में, सर्दी में, मेरे तो होते हाथ की त्वचा अजीब से निकलने लगती है, तो सिर्फ उसी तरह ये भी है, जो कि सांप का केंचुआ आप लोगों ने देखा होगा। अब है छीलना। सेलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवर का पौधा को कठोर बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें खाने के योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल और तोड़ना, छीलना आदि काटना शामिल है। उदाहरण के लिए मेवे, मटर, अंडे, मटर फलियां छीलकर हटाकर बनाया जा सकता है। देखिए, छीलने का मतलब हुआ कि जिसके ऊपर सेल को हम नहीं, ऊपर हिस्से को नहीं खा सकते हैं। जैसे मेवे मतलब जो बादाम आते हैं उसके हम नहीं खा सकते हैं, ऊपर के बहुत कठोर होते हैं। उसी प्रकार अंडे का जो ऊपर का सेल होता है, मतलब अंडे का छिलका, वो भी हम नहीं खा सकते हैं। वो सब हटाकर खाया जाए, उसी को छीलना बोलते हैं। वातावरण के बदलाव के कारण जीवों का अपना शरीर में बदलाव। पर्यानुकूलन। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्या को पार करने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह पर्यानुकूलन कहलाता है। थोड़े समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जिसमें वह अपने परिवेश में रह सके वो पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन कम अवधि के लिए होता है और अस्थायी परिवर्तन है। देखिए, पर्यानुकूलन जिसको बोलते हैं, जैसे वातावरण के अनुसार, जैसे ठंड आया तो गर्मी आएगा, तो हम वातावरण के अनुसार हमने ठंड में गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, और ये छोटे कम अवधि के लिए होती है, वही 3-4 महीने के लिए। फिर गर्मी आएगा तो हम लोग सारा स्वेटर वगैरह रख देंगे, इसी को हम बोलेंगे पर्यानुकूलन बोलते हैं। अब है अनुकूलन। जब कोई जीव पास पड़ोस के वातावरण में रहने के लिए शरीर में परिवर्तन करता है तो इसे अनुकूल कहते हैं। इसमें जीव का शरीर पर्यावरण के अनुसार बदलता है। जैसे ऊंट के पीठ में कुबर जिसमें चर्बी होती है, जिससे वह मरुस्थल में गर्मी से बच सकता है। मेढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं जिससे वह आसानी से तैर सकता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। देखिए, अनुकूल का मतलब वो हुआ जो वातावरण रहने के लिए उस तरह हम अपने शरीर को बना देते हैं, उसी को अनुकूल कहते हैं। जैसे पीठ पे रहता है चर्बी, ऊंट के पीठ पे चर्बी रहता है, वो मरुस्थल में उसको जीवित रहने में उसकी सहायता करता है। तो इस प्रकार की परिवर्तन अस्थायी होता है, तो इसे अनुकूल कहते हैं। और जिससे कम समय के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यानुकूलन। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आप सभी को दिल से थैंक यू।